दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं मुंबई में और मुंबई में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धर्मेंद्र पाल जी से, जो पाल राजेंद्र एजुकेशन ट्रस्ट के डायरेक्टर हैं। उनसे जानेंगे पाल धनगर गडरिया समाज के युवाओं को प्रोत्साहन शिक्षा से कैसे मिल सकता है, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और राजनीतिक भागीदारी युवाओं की किस तरह की होनी चाहिए, इन विषय पर हम चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है अर्थ न्यूज़ में। सबसे पहले मैं धर्मेंद्र प्रताप पाल, मेरा गांव जो है निवास स्थान वो जौनपुर से हूँ। मैं जौनपुर मछली शहर और यहाँ कांदिवली में जो है करीब 45 साल से रहता हूँ। और यहाँ जो अपने समाज के लोग हैं उनकी तादाद बहुत है। मैं खैर शिक्षा क्षेत्र से हूँ। मेरा अपना विद्यालय है जहाँ पे 3 मीडियम का स्कूल है, हिंदी, इंग्लिश और मराठी मीडियम का। उसके अलावा जूनियर कॉलेज है और टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज भी है। एजुकेशन फील्ड में रह के जो है मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताता हूँ कि भाई अपने अपने परिवार में बच्चों को जितना अच्छा एजुकेशन देंगे समाज उतना प्रगति करेगा, क्योंकि एजुकेशन का युग है। जिस घर में एजुकेशन है वहाँ जो ग्रोथ है वो जल्दी से होता है। तो एजुकेशन का महत्व समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो मुझे जहाँ मंच में जब भी मौका मिलता है, मंच के माध्यम से जो है मैं एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ और अपने समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एजुकेशन में कुछ अच्छा कर पाएँ, उसके लिए जो भी मेरी मेहनत उनके साथ जुड़ी रहती है वो ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ मैं। शिक्षा के क्षेत्र में कब से हैं लगभग, या फिर आपका बेस क्या रहा है शिक्षा में, या मदर फादर क्या करते थे? थोड़ा सा और जानकारी दीजिए डीपली। एजुकेशन फील्ड से आप देखेंगे तो मेरे पिताजी खुद जो है एक टीचर थे। उन्होंने 22 साल एक कैथलिक स्कूल में उन्होंने टीचर की पोस्ट पे काम किए और उसके बाद उन्होंने जो है कांदिवली ईस्ट में हनुमान नगर एक स्लम एरिया है, वहाँ पे उन्होंने अपना खुद का विद्यालय स्टार्ट किया। और विद्यालय स्टार्ट करने के बाद उनका मेन मकसद यही था कि गरीब बच्चों को एजुकेशन देना है। और वो उनका मकसद जो है पूरा करते करते आज की तारीख में जो है उस विद्यालय में करीब 7,000 बच्चे एट ए टाइम पढ़ते हैं। डेली आते हैं, डेली जाते हैं। और वो जो है पूरे महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो 3 मीडियम का अगर स्कूल एक जगह पे कहीं है तो वो बहुत कम जगह पे आपको मिलेगा और अपना उसमें से एक है। अपने यहाँ हिंदी मीडियम हाई स्कूल पहली से लेके 10वीं तक, मराठी मीडियम पहली से लेके 10वीं तक, इंग्लिश मीडियम पहली से लेके 10वीं तक, जूनियर कॉलेज कॉमर्स और साइंस कांदिवली 2 लोकेशन में और विलेपार्ले 1 लोकेशन में, ऐसे 3 लोकेशन पे अपना विद्यालय चल रहा है। और इसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जिसको हम महाराष्ट्र में डीएड और बीएड बोलते हैं, ये दोनों भी जो है अपने पास हैं। उसके एक यूनिट अपने पास है और मान के चलिए कि 240 शिक्षक अपने विद्यालय से जुड़े हुए हैं। पिताजी का सपना था कि एजुकेशन फील्ड से मैं जुड़ा हूँ, कहीं ना कहीं जो इस एजुकेशन का फ़ायदा अपने समाज साथ साथ जो है यहाँ आजू बाजू में रहने वाले लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा मिले, ऐसी उनकी सोच थी। उस सोच को खैर 1993 में एक्सपायर हो गए, 15 फरवरी 1993 को। लेकिन उसके बाद उनकी सोच को ताज़ा रखते हुए मैं जो है मेरी तरफ से जितनी मेहनत बन सकती है मैं करता हूँ और मैं इस फील्ड को प्राथमिकता देखता हूँ और यही देश में जो है बच्चों को आगे ले जाने का एक अच्छा मार्ग दिखता है मुझे। डिजिटल दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण जिस तरीके से हुआ है, शिक्षा भी शायद मॉडल हो गई है, कहीं ना कहीं कितना प्रभावशाली हुआ है? क्योंकि पहले जो बेस था अभी वो नहीं दिखाई देता, अब डिजिटल दौर दिखाई देता है, तो कितना प्रभावशाली ये दौर है? देखिए, पहले जो था वो एक रोट लर्निंग सिस्टम था, ब्लैक बोर्ड चॉक बोर्ड का सिस्टम था। अब धीरे धीरे जो है थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन आ गया है और एजुकेशन में काफ़ी बदलाव आ गया। जैसा आपने पूछा कि डिजिटल ज़माना है, हाँ हकीकत में डिजिटल ज़माना है। पहले बच्चों के हाथ में मोबाइल कभी दिखता नहीं था। वहाँ बच्चों को कम्युनिकेशन का जो मोड था कि भाई घर से बच्चा निकला, घर पहुँचता था तो माँ बाप हालचाल पूछ लेते थे। लेकिन अब तो जो है मोबाइल, व्हाट्सअप या सोशल मीडिया के ज़रिए जो है बच्चा, स्कूल और माँ बाप ये पूरी तरह से जो है एजुकेशन में जुड़े हुए हैं। एक भी सूचना अगर स्कूल को पालकों तक पहुंचानी है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू जो है, या बच्चों में जो ई-टेक कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके थ्रू जो है बच्चों के पालकों तक जो है एक सही माने में सूचना सही कम समय में पहुंच जाती है करके। शिक्षा, जैसे शिक्षा पर चर्चा चल रही है, कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण में व्यवसायीकरण भी हो चुका है शिक्षा का, तो एक नकारात्मक संदेश भी जाता है कि व्यवसाय आप शिक्षा में करोगे तो कहीं ना कहीं ये चीटिंग होगी, बहुत बड़ी चीटिंग आजकल दिखाई भी देती है कि फर्जी मार्कशीट बना दी गई हैं या इस तरह का दौर भी चल रहा है।
तो कितना नुकसान है ये समाज या फिर शिक्षा के लिए? देखिए, आप ऐसे देखेंगे तो हर फील्ड में अच्छा करने वाले और ख़राब करने वाले दोनों प्रकार के व्यक्ति हैं। एजुकेशन फील्ड में भी जो है, जो सही मायने में एजुकेशन देने का जिनका एजेंडा है वो दे ही रहे हैं। लेकिन आपका जो प्रश्न है वो भी जायज़ है कि बहुत से ऐसे लोग जो हैं एजुकेशन को कमर्शलाइज़ कर दिए हैं। वहाँ पैसा कमाना सिर्फ उनका एक उद्देश्य बन चुका है। वो करते करते कहीं ना कहीं जो है उनके हाथ से कुछ गलत काम भी हो रहे हैं, और उस गलत काम की वजह से जो है, जो सीधे साधे हैं, जो अपनी मेहनत से जो है एजुकेशन फील्ड में एजुकेशन को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, उन पे भी वो प्रश्न आ जाता है। तो गलती किसी और की है और प्रश्न किसी और पे आ जाता है, तो कहीं ना कहीं जो उससे दुख तो पहुंचता है, लेकिन अपना कार्य अच्छा है, हम अच्छे हैं, ये सोच के जो है कहीं ना कहीं अपने कार्य पे भरोसा रख के हम लोग काम करते चलते हैं और एजुकेशन को हम नीचे नहीं जाने देंगे, ऐसा अपना एक लक्ष्य है। आपका लक्ष्य स्वतः ये है, लेकिन तमाम लोग शायद गलत कर भी रहे हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को किस तरह के कुछ साधन ऐसे बनाने चाहिए, संसाधन मुहैया कराने चाहिए, जिससे कि जो नकारात्मक पहलू है उसको ख़त्म किया जा सके? देखिए, आपका प्रश्न जायज़ है, लेकिन गवर्नमेंट मशीनरी जो है, उनके बनाए हुए सारे नियम जो हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है बनाए हुए नियम को तोड़ के गलत काम करने की जो चेष्टा करते हैं या साहस करते हैं। सरकार और स्कूल, इसमें जो संख्या का जो ये है, सरकारी जो तंत्र है, सरकारी तंत्र पूरी तरह से जो है शिक्षा के ऊपर अपना कंट्रोल रखना उनकी ज़रूरत है, लेकिन रख नहीं पा रही, जिसके कारण से जो है कुछ गलत काम करने वाले जो हैं, कुछ अवैध पैसा बनाने वाले लोग जो हैं, वो इसमें सफल होते दिख रहे हैं। खैर, इससे निराशा उन छोटे स्कूलों को होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है गलत काम करने वाला जो है कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है, और गलत काम का नतीजा भी गलत होता है। और ये चीज़ देखने में आता है, सुनने में आता है टीवी के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, कि गलत लोगों को कहीं ना कहीं जो है वो 1 साल बचेंगे, 2 साल बचेंगे, कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो सारी उनकी जो चोरी की बातें रहती है वो कहीं ना कहीं उजागर हो जाती है। तो गलत काम करके कोई बच नहीं सकता। कानून अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है। एजुकेशन में जो सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम कोई ख़राब सिस्टम नहीं है, अच्छे के लिए बना हुआ है, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए बना हुआ है। शिक्षा से अलग हटके थोड़ा सा चलेंगे। पाल धनगर समाज की बात करें कि संख्या के हिसाब से, संख्या बल के हिसाब से इनको अभी राजनीतिक भागीदारी नहीं है, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा महसूस होता है। अभी आपने जो प्रश्न किया कि भाई समाज के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं से एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नौकरी पैसे में जो है अपनी दावेदारी रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे देश भर में आप देखेंगे तो जो धनगर समाज है, धनगर समाज में जो है इसमें भी कई लोग कई तरह से लोग जाने जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में आप देखेंगे, जहाँ मैं रहता हूँ, तो महाराष्ट्र के धनगर जो हैं ये तो आरक्षित हैं, नोटिफाइड हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है इनकी अपनी एक जगह है, इनका अपना एक बेनिफिट है। लेकिन इसी कम्युनिटी से जुड़े हुए, क्योंकि ये कास्ट जो बनी है पेशे के हिसाब से बनी है, अब इस पेशे से जुड़े हुए जो उपजातियाँ हैं वो अलग अलग स्टेट में अपने अपने तरीके से रहते हैं। उदाहरण के रूप में आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में यही समाज जो धनगर महाराष्ट्र में बोला जाता है, यूपी में गडेरिया बोला जाता है। खैर, उनका पेशा है चरवाहा, ये चरवाहा है, और उस पेशे से जुड़ी हुई जो उपजातियाँ हैं उन जातियों को भी जो है कहीं ना कहीं सरकार में दावेदारी बनना चाहिए। और लेकिन कुछ कन्फ्यूजन है अपने जो कंकरेंट लिस्ट होती है, जो स्टेट वाइज लिस्ट होती है, कई मुहिम चलती है कि भाई कि स्टेट में एक भाई रहता है, वहाँ पे उस भाई के बच्चे को जो है पिछड़ी जाति का फ़ायदा मिल रहा है, उसी परिवार का एक भाई बॉम्बे जैसे यहाँ रहता है। महाराष्ट्र में जो है कहीं ना कहीं जो स्टेट की लिस्ट है उस लिस्ट में किसी तरह का छोटा एरर होने की वजह से कास्ट सर्टिफिकेट बनने में बहुत दिक्कत होती है। कई बार हम लोग डेलीगेशन भी लेके गए हैं चीफ मिनिस्टर के पास, उन्होंने भी कहा है कि ठीक है, आपके लोगों की जो मांग है उस मांग को कहीं ना कहीं पूरा करेंगे, लेकिन सही प्रकार से जो है आप इसका रिप्रेजेंटेशन करिए, निवेदन दीजिए, उस निवेदन को हम लोग विचार करेंगे और आपको न्याय मिलना चाहिए। और आपका समाज जो है अगर इतनी संख्या में है तो कहीं ना कहीं इनकी हिस्सेदारी, दावेदारी जो है वो हक से बनती है और बनना चाहिए करके दावेदारी बनती है। अच्छा, एक चीज़ आपको कमी महसूस होती है पाल धनगर समाज, क्योंकि जैसे मैंने सिमरन मेरे को सवाल करता हूँ आपसे मैं, कहीं ना कहीं जो जाटव हैं उनकी बसपा पार्टी है, वो बसपा में आज सेट है, यादव है अपना सपा में सेट है, कई पटेल हैं वो भी अपने सेट है, कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक पार्टियाँ हैं। तो धनगर गडरिया की कोई पार्टी ऐसी है जो कहीं ना कहीं उनको एक प्रेजेंट कर सके?
खैर हम लोग तो एजुकेशन फील्ड से हैं, पूरी तरह से पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जहाँ कहीं मौका मिलता है समाज के मंच पे जाके कि भाई अपने लोगों का किसी तरह से विस्तार नहीं हो पाया या विकास नहीं हो पाया, वो सब थोड़ी सी पीड़ा होती है कि भाई इतना परसेंटेज जो है संख्या होने के बावजूद भी जो है हमें हमारी जो पॉलिटिकल दावेदारी है वो नहीं बन पा रही है, नहीं मिल पा रही है। लेकिन लोग बताते हैं कि जैसे एक अमुक एक कास्ट आ जाती है कि भाई ये कास्ट जो है समझो यादव कम्युनिटी है या ब्राह्मण कम्युनिटी है या ठाकुर कम्युनिटी है, सभी कम्युनिटी कहीं ना कहीं जो है अभी जो अपर कास्ट के हैं उनके लिए तो जो है अभी आरक्षण आया, इसके पहले तो आरक्षण नहीं था। तो उस परिवार में उनके बच्चे जो है आरक्षण का इंतज़ार नहीं करते थे, मेहनत करते थे, अपनी दावेदारी लेते थे अपने बल पे। लेकिन जो आरक्षित हैं, जो पिछड़े हैं, कहीं ना कहीं जो है उनको शिक्षण का अभाव था और पैसे की कमी थी या उस तरह से उनको एक्सपोजर नहीं मिलता, जिस कारणवश उनके डेवलपमेंट में थोड़ी सी देरी हुई है। तो जिनके डेवलपमेंट में देरी हुई है, जिनको शिक्षा का अभाव रह गया, पैसे से अभाव थे, उन लोगों को आज की तारीख में अगर जो है थोड़ा सा मौका मिल जाए तो ऐसे लोग भी जो है कहीं ना कहीं जो है अपने समाज के माध्यम से या अपनी कास्ट के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से जो है कुछ ना कुछ हासिल कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी बिल्कुल। जैसे कि आप महाराष्ट्र में रहते हैं, इस वक्त आप महाराष्ट्र की राजनीति को देख रहे हैं, कोई ऐसा भी राजनीतिक दल जो कहीं ना कहीं जैसे फिर मैं वही सवाल करता हूं आपसे, जो प्रेजेंट आपको कर सके, क्योंकि 2 करोड़ 1.5 करोड़ की संख्या में आप पाल धनगर यहाँ रहते हैं, कोई आपकी बात रख सके, कोई ऐसा नेता दिखाई देता आप? देखिए, नेताओं की कैटेगरी में आज की तारीख में हम देखेंगे तो पॉलिटिकल दावेदारी के लिए हमारे समाज में कई लोग जागरूक हो चुके हैं। उस जागरूकता का प्रमाण हमें बहुत से स्थानों पे देखने मिलता है। भारी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना, उस भीड़ में जो है अपने समाज के जो मंत्री हैं या मंत्री बनने से रह गए हैं या किसी अच्छे पद पे हैं। अब उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए कि माननीय श्री महादेव जानकर जी जो हैं, जानकर जी जो हैं उनको मैं मानता हूं कि अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां मौका मिलता है अपने समाज की बात रखते हैं, अपने लोगों का फ़ायदा हो और उस फ़ायदे के लिए जो है लड़ते हैं, झगड़ते हैं। लेकिन रह जाता है कि जिस संख्या में, जिस ताकत के साथ उनको और ताकत मिलना चाहिए करके वो ताकत उनके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं होने की वजह से जो है अपनी बात या अपने समाज को जितना बेनिफिट देना चाहिए वो शायद उस चीज़ को नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन प्रयास तो हर व्यक्ति अपने अपने तरह से करता है कि भाई अगर मैं पद पे हूँ और मेरे हाथ से सिग्नेचर करने से 100 लोगों का बेनिफिट हो रहा है तो मैं 5% या 10% अपने लोगों का क्यों नहीं भला करूं। ये सोच तो हर एक के मन में होती है। और आज पॉलिटिकल फील्ड में आप देखेंगे तो अपने समाज के कई लोग जो हैं अपने अपने तरीके से समाज को आगे ले जाने के लिए मदद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि पॉलिटिकल लीडर कम हैं, अपेक्षाएं ज़्यादा हैं, ऐसा मानते हैं? यस, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं कम है, ये कारण है। दूसरा जो हैं भी वो पूरी तरह से समाज के लोगों की जो समस्या है वो सही व्यक्ति तक पहुंचाने में सक्षम नहीं, ऐसा मैं मानता हूं। अब ये तो आपकी शायद कर्म भूमि है, जन्मभूमि जौन यूपी। अभी कर्म भूमि में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंडिविजुअल आपसे मैं कहूँ तो जन्मभूमि के लिए कुछ करना चाहेंगे? रह गया कर्मभूमि और जन्मभूमि, ऐसा है कि कर्मभूमि भले यूपी है लेकिन हम लोग जो है पिताजी के टाइम से ही साल भर में जब भी एक बार छुट्टी मिलती थी तो हम लोग वहाँ गांव से जुड़े रहते थे, वहाँ के लोगों से जुड़े रहते थे। उनसे दूर होने की सोच हमारे मन में कभी आई ही नहीं। आज भले महाराष्ट्र हमारी कर्मभूमि है लेकिन हम कुछ ना कुछ बहाना बना के, चाहे शादी ब्याह का निमंत्रण हो, चाहे किसी तरह से किसी दूसरे कार्य हैं, उस कार्य में हमें निमंत्रण मिलने पर हम वहाँ पूरा काम छोड़ के पहुँचने की इच्छा रखते हैं और वहाँ के लोगों के साथ जुड़ के रह के उन्हें भी जो है मेरे एजुकेशन का फ़ायदा उनको भी मिले या मेरे नॉलेज का फ़ायदा उनको भी मिले, ऐसी मेरी सोच रहती है और मैं करता आता हूँ। कितना समय लगभग लगाते हैं एक बार जाने में? अब समय तो देखिए अभी आधुनिक युग आ गया, फ़्लाइट वगैरह का ज़माना है। पहले ट्रेन से जाया जाता था, टिकट की अड़चन होती थी, आज भी टिकट की अड़चन है। फ़्लाइट है, उसकी टिकट कॉस्टली है फिर भी, लेकिन पहले से पूरी नियोजन रहता है तो फ़्लाइट सस्ती मिल जाती है। लेकिन पहुँचा जाता है वहाँ पर, लोगों से ज़्यादा लोगों से मिलने का कोशिश रहती है। हमारे व्यूअर्स जौनपुर के बहुत हैं, कुछ उनको कह दीजिए अपने, क्योंकि जन्मभूमि है आपकी, सुनेंगे तो खुश होंगे। खैर, मैं जौनपुर से हूँ और जौनपुर के लोग भारी मात्रा में एजुकेशन फील्ड में हैं और उस एजुकेशन की वजह से ही जो है आज कहीं ना कहीं जौनपुर का जो विकास, जौनपुर का जो नाम हुआ है वो पूरी तरह से जो है, आप फिल्मी दुनिया में भी पूछ लीजिए तो कहीं ना कहीं किसी कैरेक्टर को जौनपुर का कैरेक्टर बताया जाता है। उसका कारण यही है कि जौनपुर में एजुकेशन का प्रचार प्रसार पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा जौनपुर में ही दिखा है। शुक्रिया अर्थ न्यूज़ से चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो
आपसे मेरे साथ में धर्मेंद्र प्रताप पाल जी जो पाल राजेंद्र एजुकेशन ट्रस्ट के डायरेक्टर हैं और एक लंबी चर्चा आपसे हुई है शिक्षा के विषय में आपसे चर्चा हुई युवाओं को किस तरीके से प्रोत्साहन इस डिजिटल दौर में होना चाहिए बढ़ना चाहिए उनको और राजनीति में किस तरीके से भागीदारी होनी चाहिए धनगर प्रमाण पत्र पर भी आपने चर्चा की और जनबल के हिसाब से क्या भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए तमाम विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए उम्मीद करते हैं कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रताप पाल जी की जो बातें हैं कहीं ना कहीं लोगों को प्रोत्साहन देंगी युवाओं को प्रोत्साहन देंगी और आगे बढ़ेंगे। कैमरे पीछे आर्यन बघेल में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज़।